Hello friends, today we are going to discuss some previous year questions of molecular biology part, and this is important for CSIR NET Life Sciences. So first question is, histone deacetylase catalyzes the removal of acetyl group from N-terminal of histones. Which amino acid of histone is involved in this process? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हिस्टोन डीएसिटाइलेज होता है वो जो हिस्टोन्स का एन टर्मिनल टेल है उसमें जो एसिटाइल ग्रुप लगा रहता है उसको रिमूव करता है। अब जो रिमूवल होता है तो व्हिच अमीनो एसिड ऑफ हिस्टोन इज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में कौन सा एमिनो एसिड है जो इन्वॉल्व्ड है। तो इसका आंसर होगा जो पहला वाला ऑप्शन है लाइसिन वो। तो हम इसमें जो हिस्टोन डीएसिटाइलेज होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो जो हिस्टोन डीएसिटाइलेज है वो वन ग्रुप ऑफ एंजाइम है। जो हिस्टोन डीएसिटाइलेज होता है वो एसिटाइल ग्रुप का रिमूवल करता है। तो प्रॉपरली दो एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम होता है जो हिस्टोन ग्रुप ऐड हिस्टोन में जो एसिटाइल ग्रुप होता है उसको ऐड करता है। हिस्टोन का जो टेल है एन टर्मिनल टेल उसमें एसिटाइल ग्रुप को ऐड करता है, उसको हम कहते हैं हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज HAT। और जो दूसरा एंजाइम है हिस्टोन डीएसिटाइलेज वो उस एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करता है। जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं उसका रिएक्शन कैसे होता है। तो मैं बता देता हूँ, जो हिस्टोन डीएसिटाइलेजेस होता है वो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। जो हिस्टोन डीएसिटाइलेजेस है वो आप लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है उस पर देख सकते हैं कि जो हिस्टोन डीएसिटाइलेजेस होता है वो एक सब यूनिट के तौर पर रहता है एक लार्जर कॉम्प्लेक्स के साथ जिसको को रिप्रेसर बोलते हैं। तो इस को रिप्रेसर के एक सब यूनिट के तौर पर हिस्टोन डीएसिटाइलेज प्रेजेंट रहता है। तो ये जो को रिप्रेसर्स है ये को एक्टिवेटर के सिमिलर है, बट एक डिफरेंस है कि जो को रिप्रेसर्स होते हैं वो कोई ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर है। तो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर क्या करता है, उस को रिप्रेसर को रिक्रूट करता है। अब जो को रिप्रेसर में जो HDAC सब यूनिट है वो हिस्टोन डीएसिटाइलेशन करता है। मतलब जो क्रोमेटिन का एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट में जो हिस्टोन से हिस्टोन टेल में डीएसिटाइलेशन रिएक्शन करता है। तो इस तरीके से क्या करता है वो जो एक्टिव रीजन है क्रोमेटिन का उस एक्टिव रीजन में एक्टिव रीजन में लाइसिन को डीएसिटाइलेट कर देता है, फिर जीन का रिप्रेशन हो जाता है। मतलब वहाँ पे अब इजीली जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं जो उस जीन का एक्टिवेशन के लिए या फिर उस जीन का एक्सप्रेशन के लिए जो सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होंगे उसके लिए ये जो डीएनए है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं रह पाता है। तो इस तरीके से जीन का रिप्रेशन हो जाता है। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ कि जो हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज है ये एक एंजाइम है। और ये हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो होता है वो हिस्टोन का जो एन टर्मिनल टेल है उसमें लाइसिन एक रेसिड्यू रहता है। तो लाइसिन का जब एसिटाइलेशन हो जाता है तो क्या होता है, लाइसिन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब लाइसिन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो क्या होगा, जो हिस्टोन का एन टर्मिनल टेल है वो डीएनए का जो नेगेटिवली चार्ज्ड बैकबोन है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। मतलब दोनों का बीच में जो एफिनिटी था वो घट जाता है। तब क्या होता है कि जो हिस्टोन है वो डीएनए के साथ जुड़ा नहीं रह पाता। मतलब जो डीएनए है वो हिस्टोन ऑक्टामर से खुल जाता है और वो डीएनए इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, फिर वहाँ जीन का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन हिस्टोन का डीएसिटाइलेशन करने के लिए जो दूसरा एंजाइम है वो है हिस्टोन डीएसिटाइलेज। तो ये हिस्टोन डीएसिटाइलेज क्या करता है कि जहाँ पे एसिटाइलेशन हुआ था जिस लाइसिन का,
तो हिस्टोन डीएसिटाइलेज उस जगह का एक्सप्रेशन को रोकने के लिए, मतलब रिप्रेस करने के लिए, वहाँ लाइसिन का डीएसिटाइलेशन कर देता है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे किसी जीन का रिप्रेशन में हिस्टोन डीएसिटाइलेज का रोल है। तो आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि एरर फ्री रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन डीएनए इज अकम्प्लिश्ड बाय फर्स्ट ऑप्शन नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, सेकंड ऑप्शन बेस एक्सcision रिपेयर, थर्ड ऑप्शन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज मिसमैच रिपेयर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कैसे इसका आंसर होगा, ये पहले हम देख लेते हैं कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से कैसे एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक का रिपेयर होता है। तो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है उसमें जो माइटोटिक सेल्स होते हैं जिसमें डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है डीएनए में, तो वो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक स्पॉन्टेनियसली या फिर डीएनए डैमेज होकर स्पॉन्टेनियसली उसका फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोसेस है जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक को कॉज करता है। जैसे VDJ रिकॉम्बिनेशन में ये डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स प्रोग्राम्ड होता है। अब जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक है वो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक जहाँ पर भी होगा वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से फिर उसका एनलार्जमेंट होगा, जिसको हम डीएनए रिजेक्शन कहते हैं। और डीएनए का रिजेक्शन होके दो सिंगल स्ट्रैंडेड 3' OH एंड्स फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो 3' एंड्स फॉर्मेशन हुआ वो 3' सिंगल स्ट्रैंड, दो सिंगल स्ट्रैंड्स में से कोई एक सिंगल स्ट्रैंड होगा जो होमोलोगस सीक्वेंस के साथ स्ट्रैंड इन्वेशन करेगा। अब स्ट्रैंड इन्वेशन होने से जो होमोलोगस सीक्वेंस है, मतलब जो होमोलोगस डीएनए है, वो एक डी लूप फॉर्मेशन करता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है यहाँ का डी लूप। तो डी लूप का अब फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, वो जो 3' OH एंड स्ट्रैंड इन्वेशन हुआ था उसका 3' OH एंड एक प्राइमर के तौर पे यूज़ होता है और वो वहाँ से डीएनए का सिंथेसिस करता है। अब उस 3' OH एंड का जब एक्सटेंशन होता है तो उस एक्सटेंशन के दौरान जो होमोलोगस डीएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को वो एक टेम्पलेट के तौर पर यूज़ करता है, और फिर जो डीएनए का जिस रीजन को डिस्ट्रॉय किया गया था स्ट्रैंड को प्रोसेसिंग करने के लिए, जिस पोर्शन को डिस्ट्रॉय किया गया था उसको फिर से रीजेनरेट किया जाता है। अब उसके बाद जब डिस्प्लेस्ड जो रूप था, मतलब जो डी लूप था, वो ब्रेक का जो दूसरा साइड है उसके साथ पेयर हो जाता है, और ऐसे करके जब डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक जो था वो दूसरा जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक है वो कैप्चर हो जाता है, और कैप्चर हो जाने के बाद डीएनए का सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। अब डीएनए का दोनों तरफ सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद उसका लाइगेशन होता है, और लाइगेशन होने के बाद उसका दो हॉलीडे जंक्शंस का फॉर्मेशन होता है। अब दो हॉलीडे जंक्शंस का रिजोल्यूशन होगा एट लास्ट, और दो जो डीएनए था वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये था होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अब इस तरीके से होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक का रिपेयर होता है। और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर में जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है वो एक एरर फ्री मेथड है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक फॉर्मेशन हुआ था वो बाद में जाके उस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक में जो सीक्वेंस लॉस्ट हुआ था वो होमोलोगस डीएनए के साथ स्ट्रैंड इन्वेशन करने के वजह से उसका जो सीक्वेंस है वो फिर से गेन हो जाता है। मतलब वहाँ का जो होमोलोगस सीक्वेंस था वो सीक्वेंस एज ए टेम्पलेट वहाँ पे सर्व करता है, और उसको टेम्पलेट के तौर पे यूज़ करने की वजह से जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जहाँ पे हुआ था वहाँ का जो लॉस्ट सीक्वेंसेस है वो फिर से रीजेनरेट कर पाता है। तो इसीलिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एक एरर फ्री मेथड है। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग,
तो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग में कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डायग्राम है, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग में जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स होता है, उस डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक में बहुत सारे प्रोटीन का काम है। तो ये सीक्वेंशियली मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो जो प्रोटीन काम करता है। जैसे KU7080 ये एक हेटेरोडाइमेरिक प्रोटीन है जो ब्रोकन एंड्स के DNA के ब्रोकन एंड्स के साथ बाइंड कर जाता है। और फिर कुछ DNA PKC, मतलब ये भी एक दूसरा एक प्रोटीन आता है आर्टिमिस, वो आर्टिमिस को रिक्रूट करता है। अब जो आर्टिमिस है उसके पास दोनों एक्टिविटीज़ है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये आर्टिमिस का काम होता है वो DNA का ब्रोकन एंड्स को प्रोसेसिंग करना। अब आर्टिमिस वो DNA का ब्रोकन एंड्स को प्रोसेसिंग करने के बाद वहाँ पे 3 प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। वो 3 प्रोटीन्स है यहाँ पे लाइगेज 4, सेनुनस एक्सेलेफ एंड XRCC4। तो ये 3 प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो फिर एंड से बाइंड करता है और जो ब्रोकन एंड्स है उसको ज्वाइन करता है। तो नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसमें ये एरर फ्री क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो DNA डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हुआ था उसका बीच का जो भी सीक्वेंस लॉस्ट हो गया है वो फिर से जनरेट नहीं हो पाता है। और कहीं से भी जो दो ब्रेकेज है, जो दो ब्रेक पॉइंट है, वो कहीं से भी जुड़ जाता है, बीच का सीक्वेंस को रिगेन नहीं किया जा सकता। तो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग एक एरर प्रोन प्रोसेस है। इसमें जो और भी ऑप्शंस हैं, जो बेस एक्सcision रिपेयर, बेस एक्सcision रिपेयर में क्या होता है कि ये एक रिपेयर सिस्टम है जो कोई भी ऑल्टर्ड या डैमेज्ड बेसिस होता है DNA में, उस ऑल्टर्ड या डैमेज्ड बेसिस को रिमूव कर देता है और रिप्लेस कर देता है। तो जो बेस एक्सcision रिपेयर है उसमें एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है ग्लाइकोसाइडेज। और ग्लाइकोसाइडेज का काम होता है जो ऑल्टर्ड बेसिस है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको रिमूव करना। और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हाइड्रोलाइजिंग करके उसको रिमूव करता है। तो इसीलिए इसको ग्लाइकोसाइडेज बोलते हैं। तो ये था बेस एक्सcision रिपेयर। और फोर्थ ऑप्शन है मिसमैच रिपेयर। तो मिसमैच रिपेयर में क्या होता है कि जो DNA सिंथेसिस के दौरान मिस इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड्स होता है, जैसे एडिनिन के साथ हमेशा थाइमिन बाइंड करता है, लेकिन कभी कभार अगर एडिनिन के साथ मिस इनकॉर्पोरेट हो जाता है साइटोसिन, तो वो उसका रिपेयर होगा मिसमैच रिपेयर सिस्टम से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है RNA इंटरफियरेंस इज mediated by both siRNA and miRNA. Which one of the following statement about them is not true? तो यहाँ क्वेश्चन पे पूछा गया है कि जो RNA इंटरफियरेंस होता है वो siRNA या फिर miRNA दोनों से होता है। तो इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, तो उनमें से कौन सा नॉट ट्रू है, मतलब जो सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट इनके बारे में सही नहीं है वो कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ siRNA एंड miRNA आर प्रोसेस्ड बाय डाइसर। सेकेंड ऑप्शन है बोथ siRNA and miRNA यूजुअली गाइड साइलेंसिंग ऑफ द सेम जेनेटिक लोसाई फ्रॉम व्हिच दे ओरिजिनेट। थर्ड ऑप्शन है miRNA is a natural molecule while siRNA is either natural or a synthetic one. एंड फोर्थ ऑप्शन है miRNA but not siRNA is processed by ड्रोसा। तो पहले हम siRNA और miRNA का जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो siRNA है उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो पहले जो siRNA है, siRNA का मतलब क्या है? siRNA का मतलब है स्मॉल इंटरफियरिंग RNA। तो स्मॉल इंटरफियरिंग RNA siRNA वो कहीं से भी बन सकता है। जैसे कोई एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर जो mRNA का होता है उससे बन सकता है, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्री RNA का अगर कोई स्ट्रक्चर हो तो वहाँ से बन सकता है, या फिर RNA डिपेंडेंट RNA
पॉलीमरेज का एक्टिविटी से भी siRNA बन सकता है। तो जो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर हेयरपिन स्ट्रक्चर, ये जो सारे आरएनए का स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक एंडोराइबोन्यूक्लियस एंजाइम होता है डाइसर। तो वो डाइसर प्रोटीन क्या करता है, ये जो एंजाइम है डाइसर एंजाइम, वो कट करता है और जो हेयरपिन स्ट्रक्चर में जो लूप होता है उस लूप को हटा देता है, और लूप को हटा के फिर शॉर्ट इंटरफियरिंग आरएनए या फिर एसआईआरएनए फॉर्म करता है, जिसको एसआईआरएनए डुप्लेक्स बोलते हैं। और इस एसआईआरएनए डुप्लेक्स में दोनों साइड 3' OH का जो एंड होता है वो 3' OH का एक्सटेंड पार्ट रहता है। अब जो ये एसआईआरएनए डुप्लेक्स है, ये आर्गोनट प्रोटीन फैमिली का जो बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं उनके साथ एसोसिएट होके एक रिस्क फैक्टर फॉर्म करता है। रिस्क क्या है? रिस्क है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, इस कॉम्प्लेक्स में जो siRNA का 2 स्ट्रैंड था उनमें से बस एक स्ट्रैंड रहता है, दूसरा स्ट्रैंड फर्दर डिग्रेड हो जाता है। तो जो स्ट्रैंड रह गया वो एक गाइड के तौर पे काम करता है, मतलब उस स्ट्रैंड के साथ जो टारगेट mRNA है उस टारगेट mRNA का कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद रहता है। तो क्या होगा, जो गाइड स्ट्रैंड है वो गाइड स्ट्रैंड टारगेट आरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा और टारगेट जो mRNA है उसको क्लीव करेगा। तो ये था siRNA का प्रोसेसिंग। अब हम miRNA के प्रोसेसिंग के बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में कि जो miRNA होता है वो सेल का जो जीन है, कोई भी जीन से ये miRNA एनकोडेड होता है। और miRNA जो है वो सबसे पहला जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है प्राइमरी miRNA कहते हैं। और ये प्राइमरी miRNA एक हेयरपिन स्ट्रक्चर में रहता है। अब इस हेयरपिन स्ट्रक्चर का पहले तो ड्रोसा एक प्रोटीन होता है, ये ड्रोसा क्या करता है, इस प्राइमरी miRNA को प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करके उससे प्री miRNA प्रोड्यूस करता है। अब प्री miRNA के पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि उसका जो 3' एंड है उस 3' एंड में 2 न्यूक्लियोटाइड का एक एक्सटेंशन रहता है। अब ये प्री miRNA जो था वो प्री miRNA अब एक प्रोटीन आता है एक्सपोर्टिन। ये एक्सपोर्टिन प्रोटीन का काम होता है प्री miRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुंचाना। अब प्री miRNA जो है उसका फर्दर प्रोसेसिंग करता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है डाइसर। अब डाइसर क्या करता है, जो प्री miRNA है उसका जो लूप है उसको काट के हटा देता है। अब ये प्री miRNA से miRNA डुप्लेक्स बन गया। अब ये miRNA डुप्लेक्स जो है वो siRNA में जैसे हुआ था सेम टू सेम वैसा ही एक रिस्क असेंबली करता है। रिस्क का मतलब है कि आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, और वो रिस्क असेंबली होने के बाद मैच्योर miRNA फॉर्म हो जाता है और रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ वो मैच्योर miRNA अब जब कोई टारगेट mRNA के साथ बाइंड करता है तो उसको क्लीव कर देता है। तो हम देखते हैं कि जो ऑप्शन था वो क्या था। ऑप्शन में जो पहला वाला ऑप्शन है वो है बोथ siRNA एंड miRNA आर प्रोसेस्ड बाय डाइसर। तो ये सही है, siRNA और miRNA दोनों का प्रोसेसिंग में डाइसर प्रोटीन का प्रेजेंस होता है। जो दूसरा ऑप्शन है कि बोथ siRNA एंड miRNA यूजुअली गाइड साइलेंसिंग ऑफ द सेम जेनेटिक लोसाई फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। तो ये ऑप्शन नॉट ट्रू है, क्योंकि जो siRNA होता है वो डीएनए का जिस रीजन से बना होता है, अब उसी रीजन से बना हुआ दूसरा जो mRNA होता है उसके ऊपर siRNA एक्ट करता है। मतलब जो siRNA है वो एक सिस एक्टिंग एलिमेंट के तौर पर काम करता है, और जो miRNA है वो miRNA एक जीन से एनकोडेड होता है। अब वो
दूसरे जीन के ऊपर एक्ट करता है, मतलब जिस जीन से mRNA एनकोडेड है वो उसी जीन के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, वो दूसरे जीन से जो mRNA बन रहा है उसके ऊपर एक्ट करेगा, उसको क्लीव करेगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे नॉट ट्रू होगा। तो ये यहाँ का सही आंसर है। जो थर्ड ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन इज mRNA इज ए नेचुरल मॉलिक्यूल वाइल siRNA इज आइदर नेचुरल और ए सिंथेटिक वन। तो ये भी सही है। जो mRNA होता है वो नेचुरल मॉलिक्यूल होता है, मतलब mRNA को एक प्रिकर्सर आरएनए से बनता है ये mRNA, और ये उसी सेल के अंदर एक्सप्रेस्ड होता है जिस सेल में उस mRNA का स्पेसिफिक रेगुलेटरी फंक्शन है। और mRNA को हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जो siRNA होता है वो नेचुरली भी बनता है, और उसको हम सिंथेटिक मतलब उसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और siRNA को हम इन विवो मतलब सेल्स के अंदर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये ट्रू है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है mRNA बट नॉट siRNA इज प्रोसेस्ड बाय ड्रोसा। ये फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू है, क्योंकि हम जो डायग्राम में देखें कि जो mRNA होता है उसका प्रोसेसिंग के लिए ड्रोसा का यूज़ होता है। आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है each amino acyl tRNA synthetase is precisely able to match an amino acid with the tRNA containing the correct corresponding anticodon. Most organisms have 20 different tRNA synthetases. However, some bacteria lack the synthetase for charging the tRNA for glutamine with its cognate amino acid. How do these bacteria manage to incorporate glutamine in their proteins? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हर एक एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होता है वो जो टीआरएनए है उस टीआरएनए का जो कॉग्नेट एमिनो एसिड है उसके साथ मैच कर सकता है। मतलब एक एक जो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होता है वो एक टीआरएनए जो है उस टीआरएनए का जो एंटीकोडोन पार्ट है उस एंटीकोडोन पार्ट के हिसाब से उसका जो कोग्नेट एमिनो एसिड है उसको उसमें अटैच कर सकता है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैव 20 डिफरेंट टीआरएनए सिंथेटेजेस। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में 20 अलग अलग टीआरएनए सिंथेटेजेस होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होता है जो जो टीआरएनए ग्लूटामाइन के लिए चार्ज करता है, जो सिंथेटेज एंजाइम उसको लैक करता है। मतलब उस बैक्टीरिया कुछ कुछ बैक्टीरिया होता है जिसमें वो वाला सिंथेटेज एब्सेंट रहता है जो टीआरएनए को ग्लूटामाइन के लिए चार्ज करेगा, मतलब ग्लूटामाइन एमिनो एसिड को टीआरएनए के साथ ऐड करेगा। तो उन सब बैक्टीरिया में ये ग्लूटामाइन को प्रोटीन में कैसे इनकॉर्पोरेट करता है। अब इसका जो चार ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ग्लूटामाइन इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूली सिंथेसाइज्ड बैक्टीरियल प्रोटीन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कन्वर्ट्स ग्लूटामेट टू ग्लूटामाइन एट द रिक्वायर्ड साइट्स। सेकेंड ऑप्शन, in this bacteria the amino acyl tRNA synthetase specific for tRNA glutamate also charges tRNA glutamine with glutamine. Third option is in this bacteria the amino acyl tRNA synthetase specific for tRNA glutamate also charges tRNA glutamine with glutamate. A second enzyme then converts the glutamate of the charged tRNA glutamine to glutamine. Fourth option is in this bacteria the amino acyl tRNA synthetase charges tRNA glutamate with either glutamate or glutamine according to their requirement during protein synthesis. तो इन सब ऑप्शंस में से जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये होगा राइट आंसर। मतलब हर एक अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एक ही अमीनो एसिड को टीआरएनए के साथ जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पे जो ग्लूटामाइन टीआरएनए सिंथेटेज है वो यहाँ पे एब्सेंट है, तो जो ग्लूटामेट टीआरएनए सिंथेटेज है वो बस ग्लूटामेट को ही टीआरएनए के साथ अटैच कर पा रहा है, वो ग्लूटामाइन को ऐड नहीं कर सकता, वो बस ग्लूटामाइन को अटैच कर रहा है। और बाद में एक दूसरा एंजाइम आ रहा है जो उस ग्लूटामेट को ग्लूटामाइन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला।
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसपोजन्स कैन बी प्राइमरीली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, डीएनए ट्रांसपोजन्स एंड रेट्रो ट्रांसपोजन्स। गिवन बिलो इज सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अबव। तो ट्रांसपोजन्स जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक डीएनए ट्रांसपोजन और दूसरा रेट्रो ट्रांसपोजन। तो इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है यूकैरियोटिक डीएनए ट्रांसपोजन्स एक्साइज and integrate into another site. Second statement, retrotransposons are RNA sequences that are first reverse transcribed into cDNA and then integrate into the genome. Third statement, retrotransposons move by a copy and paste mechanism through an RNA intermediate. And fourth option, as DNA transposons move via a cut and paste mechanism, there can never be an increase in the copy number of a transposon. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू। तो ये चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है, यूकैरियोटिक डीएनए ट्रांसपोजन एक्साइज देमसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस इन द जीनोम एंड इंटीग्रेट इनटू अनदर साइट। तो जो ए ऑप्शन है, मतलब ए वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। जो दूसरा स्टेटमेंट है, retrotransposons are RNA sequences that are first reverse transcribed into cDNA and then integrate into the genome। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, वो रॉन्ग है, क्योंकि जो रेट्रोट्रांसपोजन्स है वो RNA सीक्वेंसेस नहीं है। रेट्रोट्रांसपोजन्स RNA सीक्वेंसेस नहीं है, वो DNA सीक्वेंसेस है जो कि पहले ट्रांसक्राइब होके mRNA प्रोड्यूस करता है। अब उस mRNA का फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होके cDNA फॉर्म करता है। अब वो जो cDNA फॉर्म हुआ, वो cDNA अब एक ट्रांसपोजन के फॉर्म में जीनोम का दूसरा किसी पार्ट में जाके इंटीग्रेशन होगा। तो रेट्रो ट्रांसपोजन जो है वो डीएनए सीक्वेंस है। तो ये बी ऑप्शन गलत है। जो सी वाला स्टेटमेंट है ये है रेट्रो ट्रांसपोजन्स मूव बाय ए कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म थ्रू एन आरएनए इंटरमीडिएट। तो जो रेट्रो ट्रांसपोजन्स होते हैं वो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू एक आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू वो मूव करता है। तो ये सही है। रेट्रो ट्रांसपोजन्स के लिए एक आरएनए इंटरमीडिएट की ज़रूरत होता है और वो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म से मूव करता है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है एज डीएनए ट्रांसपोजन्स मूव वाया ए कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म देयर कैन नेवर बी एन इंक्रीज इन द कॉपी नंबर ऑफ ए ट्रांसपोजन। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि जो डीएनए ट्रांसपोजन्स होते हैं वो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म से तो मूव करता है, उसका कॉपी नंबर इस कास्ट एंड पेस्ट मैकेनिज्म से डीएनए ट्रांसपोजन्स का कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं हो पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी उसका कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। इसका कॉपी नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन वो जो होस्ट मशीनरी है उसके ऊपर डिपेंड करके कुछ इनडायरेक्ट मैकेनिज्म होते हैं जिससे डीएनए ट्रांसपोजन्स का भी कॉपी नंबर इंक्रीज हो जाता है। जैसे एज एन एग्जांपल हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई ट्रांसपोजिशन एलिमेंट का, मतलब ट्रांसपोजन एलिमेंट का डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ट्रांसपोजिशन हो रहा है और वो कहाँ से उसका ट्रांसपोजिशन हो रहा है, किसी न्यूली रेप्लिकेटेड क्रोमाटिड से उसका ट्रांसपोजिशन हो गया और वो जो डीएनए का अनरेप्लिकेटेड साइट है उसमें उसका ट्रांसपोजिशन हुआ। तो इससे क्या होगा, जो ट्रांसपोजन था वो दो बार रेप्लिकेटेड होगा। पहले एक बार हुआ था, अब दूसरी बार जो अनरेप्लिकेटेड साइट है उसका फिर से जब रेप्लिकेशन होगा तो उस ट्रांसपोजन का रेप्लिकेशन हो गया। तो ऐसे करके एक जो डीएनए ट्रांसपोजन है उसका कॉपी नंबर अब सिंगल एक ट्रांसपोजन और बढ़ गया, मतलब जो नेट गेन है वो ट्रांसपोजन का एक कॉपी और हो गया। तो यहाँ पे जो बी और डी वाला ऑप्शन है ये दोनों गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए एंड सी।